ज्यादा करें। हाँ जी मैम, स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार, मैं कविता मीना डाइट वुमन हेडा द्वारा आयोजित वेबिनार पर्सपेक्टिव बिल्डिंग ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूट्यूब और सिस्को वेबएक्स से जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वेबिनार का 5वां सत्र है। अभी तक श्रवण भाई जी ने हमें हैप्पीनेस करिकुलम क्यों और क्या के विषय में विस्तार से बताया है, और अब हम पेडागॉजी ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम से परिचित हो रहे हैं। पिछले सत्र में पेडागॉजी ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम के अंतर्गत श्रवण भाई जी ने हमें माइंडफुलनेस के विषय में बताया। माइंडफुलनेस का अर्थ है ध्यान लगाने की क्रिया। पूरा ध्यान देकर वर्तमान के प्रति सजग रहना ही माइंडफुलनेस है। हम यह समझ पाए कि माइंडफुलनेस ही हैप्पीनेस का आधार है। माइंडफुलनेस का उद्देश्य बच्चों को अपने वातावरण, संवेदनाओं, विचारों एवं भावनाओं के प्रति सजग करना है। माइंडफुलनेस सभी के लिए आवश्यक है। पिछले सत्र में हुई बातचीत के आधार पर जो श्रवण भाई जी ने अपने विचार साझा किए, हमें यह समझ में आया कि माइंडफुलनेस के द्वारा हम स्वयं के प्रति हमारा जागरूकता का स्तर बढ़ता है और हमारी ध्यान देने की क्षमता का भी विकास होता है। इसलिए माइंडफुलनेस सभी के लिए आवश्यक है। भूत भविष्य और की चिंता छोड़कर वर्तमान में बने रहना ही माइंडफुलनेस है। तो माइंडफुलनेस हमें हमारे वर्तमान में रहना सिखाती है। श्रवण भाई जी द्वारा माइंडफुलनेस का अभ्यास भी कराया गया। हैप्पीनेस करिकुलम की पेडागॉजी के अंतर्गत श्रवण भाई जी ने हमें हैप्पीनेस करिकुलम में कहानी की भूमिका से भी परिचित कराया। हमें बताया गया कि हैप्पीनेस करिकुलम के अंतर्गत वास्तविकता पर आधारित कहानियों को शामिल किया गया है ताकि बच्चे उनको अपने वास्तविक जीवन से जोड़ पाए। साथ ही कहानियों के पश्चात चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा में बच्चों को स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचने के अवसर देना बहुत आवश्यक है। तो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रवण भाई जी को। श्रवण भाई जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप इस कड़ी को आगे बढ़ा के हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। श्रवण भाई जी। जी, धन्यवाद कविता जी। नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो हम लोग जो है आज पांचवें सत्र में बैठे हैं। आवाज आ रही है मेरी? भैया आवाज आ रही है आपकी? आ रही आवाज। अच्छा, तो हम सभी आज पांचवें सत्र में बैठे हैं। जैसा कि आज स्टाफ फैकल्टी जो है वो अलग SCRT के मीटिंग में इन्वॉल्व है, तो हम लोग आज जो है संख्या थोड़ी कम रहने वाली है फैकल्टीज की, क्योंकि स्टूडेंट तो है, स्टूडेंट टीचर तो रहेंगे। तो जहां तक हमने बात किया था, वहां तक जो बात हुई है माइंडफुलनेस की और स्टोरी की, तो एक एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी से आज से के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी लोग एक कंफर्टेबिलिटी हो, पोजीशन हो, उसमें बैठ जाएं। चाहे तो अपनी आंखों को बंद कर लें। अगर आंखों को बंद करने में कोई कठिनाई हो तो आंख को नीचे कर सकते हैं। अब 2-3 मिनट चेक गतिविधि करेंगे माइंडफुलनेस की, जिसमें अपनी आती जा रही सांसों को देखना है। श्वास जो हमारे शरीर में, हम जगे हो, सोए हो, काम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, कहीं व्यस्त हो, विचारों में हो, श्वास आती है, जाती है। बस उसी श्वास को के प्रति सजग हो जाना है। 2 से 3 मिनट आप जाती सांसों को देखना है, देखना मतलब महसूस करना है। इसलिए एक नासिका आई है, दूसरी नासिका से जा रही है, अथवा
यही रास्ते से आ रही है, जा रही है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। जिस रूप में आ रही है, जा रही है, उसके प्रति सजग है, उसको महसूस करना है। श्वास बढ़ाना है, न श्वास को घटाना है। जैसी भी आ रही है, जैसी भी गई है, उसको केवल महसूस करना है, केवल महसूस करना है। अब हम माइंडफुलनेस की एक गति करते हैं। आंख बंद है तो बंद ही रखेंगे, आंख नीचे रखे हैं तो नीचे ही रखेंगे, जैसे बैठे हैं वैसे बैठे ही रहेंगे। बस केवल ध्यान जो हमारा श्वास है, उसी ध्यान को अब अपने आस पास होने वाले साउंड्स पे, ध्वनियों पे ले जाना है। आपके आस ध्वनि हो रही होगी, कोई ना कोई ध्वनि, धीमी ध्वनि, तेज ध्वनि, आपके बिल्कुल पास में कोई साउंड हो रहा होगा, दूर भी कुछ आना है। अपने आस पास के ध्वनियों पर सतर्क हो जाना। लिसनिंग कितनी हमारी अच्छी है, ये पता चलता है जब हम अपने आस पास के हर साउंड के प्रति हो पाते हैं। तो क्या करना है, आपको अपने आस पास होने वाले ध्वनियों को या दूर भी होने वाले ध्वनियों को, जो भी सुनाई दे रही हो, उसको जाना है, उसके प्रति सजग हो जाना है, उसको सुन लेना है। ये क्रिया हम 1 से 2 मिनट तक करेंगे। ध्वनियों को सुनेंगे, ध्वनियों को सुनेंगे। साउंड्स के सोर्स को जानने का प्रयास करना, ये स्रोत को जानने का प्रयास करना। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, कहीं पास या दूर से, किस जगह से, कैसे।
कोई ध्वनि अच्छी लगती है हमें या बुरी लगती है, इससे मतलब नहीं है। केवल उन आवाजों को हमको जान लेना है, उन आवाजों के प्रति सजग हो जाना है। आप पुनः धीरे से अपने श्वासों को के प्रति सजग हो जाए। श्वास आ रही है, श्वास आ रही है, आप जहाँ हैं, बैठे हैं, वहां के प्रति सजग हो जाए। श्वास के प्रति सजग हो जाए, श्वास के प्रति सजग हो जाए। जब भी आप कंफर्ट महसूस करें, अपनी आंख खोल सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, नीचे किए हैं, कर सकते हैं। बताइए कैसा महसूस हो रहा है, कोई भी? कोई भी अपनी आवाज अनम्यूट, माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? जी बेटा, आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप रिस्पॉन्स करें। आकांक्षा, आकांक्षा बेटा, आप अपने कोई आप को अनम्यूट साउंड सुनते हुए सो तो नहीं गए आप लोग? जी आकांक्षा। बताइए। हेलो सर। जी सर एक्चुअली मैं ना ध्यान से नहीं कर पाया क्योंकि सर मैं ना अपने भाई की दुकान पर बैठा हुआ अच्छा था अभी। बट आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे अच्छा, समझ तो आ ठीक रहा सर, है। बट इतना ध्यान नहीं लगा पाया क्योंकि दुकान पर बैठा हुआ चलिए, था। जो ध्यान से कर पाए हैं वो अपनी अनुक्रिया दें, वो रिस्पॉन्ड करें। जो लोग भी ध्यान से इस गतिविधि को, एक दो लोग भी कर पाए हैं तो बताएंगे कि कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, पहला। और दूसरा, ध्वनियां जब आप सुन रहे थे तो क्या आपको यह अनुमान था या आपके पास इतनी सारी ध्वनियां हैं जिनके प्रति आप पहले भी कभी सजग हो पाए हैं? जी बताइए। बेटा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। बेटा शेयर करो। सर जब हमने ये किया तो बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ और ये जो ध्वनियाँ थी बहुत सारी, मतलब कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। बहुत सारी ध्वनियाँ हमारे कानों में जा रही थी, रिलैक्स भी महसूस हुआ। इतनी गहराई से हमने इतनी सारी ध्वनियों जब जब को जब जब आपका ध्यान भटक रहा था, ध्वनियों से भटक रहा, तो आप क्या कर रहे थे अंकिता? सर मैं जब जब भटक रहा था तो मैं बार बार उन्हीं ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सर अभी हमारा ये डेली तो हम करते नहीं है, तो अब अभी स्टार्टिंग हुआ है तो ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं भटक रहा था, तो बार बार उस पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। सर रिलैक्स महसूस हुआ। बिल्कुल। तो और लोग भी अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, परंतु अगला प्रश्न मैं जोड़ देता हूँ कि क्या ये हमारे, जब हम कक्षा शिक्षण करेंगे या बच्चा जब कक्षा शिक्षण में साथ में बैठेगा और शिक्षण का क्रिया संपन्न होगी तो इसमें सहायक है तो किस प्रकार से सहायक है? यस बताइए। सर। सर ये बहुत सहायक होगा उस टाइम पर, क्योंकि सर पता है क्या होता है, जब बच्चा क्लासरूम होता है तो उसका ध्यान बहुत जगह भटक रहा होता है, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ सारी चीजें जो उसके माइंड में चल रही होती हैं। पर जब भी हम अपनी क्लासरूम में जाएं और जो टीचिंग कराएं उससे पहले माइंडफुलनेस 2 मिनट की, कम से कम ज्यादा टाइम ना कराएं तो मिनिमम 2 मिनट की करवा दें, पर करवाएं जरूर। उससे क्या होगा, बच्चे का जो भी ध्यान इधर उधर भटक रहा होगा उसको वो अपनी कक्षा के अंदर ला पाएगा, यानी कि एकाग्र हो पाएगा बच्चा।
तो हमें ये जरूर कराना चाहिए, ये बहुत ही और यूजफुल जो रहेगा बच्चों के टीचर लिए जब भी टीचिंग कराएं। और और जो टीचर क्लासरूम में जाएंगे वो भी साथ में अगर कर लेंगे तो उनका भी ध्यान अगर भटक रहा होगा तो वहां आ जाएगा। यस सर, हाँ ये बिल्कुल। और ये बात भी होती है सर, बच्चे जो है टीचर का ही अनुकरण करते हैं, उन्हीं को इमिटेट करते हैं, और टीचर करेगा तो बच्चे भी प्रॉपरली करेंगे फिर। सर यूट्यूब चलिए। पर आरती जी कह रही हैं कि बहुत अच्छा लगा, हमें शांति मिली, लेकिन हमारा ध्यान भटक रहा था। ये जी यूट्यूब बिल्कुल, पर अपना अभ्यास करेंगे किसी ने धीरे इसको। धीरे। बिल्कुल, जब जब ध्यान भटके तो श्वास पे ध्यान दीजिए। सभी लोगों के लिए ये मतलब एक सुझाव है कि जब आपको ध्वनि सुनने को कहा गया, आवाज सुनने को कहा है और आपका आवाजों पे ध्यान नहीं जा रहा है तो आप श्वास को ही देखिए। जब जब आपका अच्छा टूल है ये कि जब जब आपका ध्यान भटके तो श्वास को ही देखना शुरू करिए, श्वास को ही महसूस करना दीजिए। धीरे 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 फिर आवाज पे ध्यान लेके जाइए। ये अभ्यास धीरे 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 करते 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 एक स्थिति आएगी कि आप जब ध्वनि सुनना चाहेंगे तो केवल ध्वनि ही सुनाई देगी। उस स्थिति और तक पाने के लिए हमको अभ्यास करना होगा। और श्रवण भाई, मुझे ये लगा कि जैसा यूट्यूब पे भी कहा और बच्चों ने भी शेयर किया, अंकिता ने, कि बीच बीच में ध्यान भटक रहा था, तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि यदि उनको ये महसूस हो रहा है कि उनका ध्यान भटक रहा है, इसका मतलब वो अपने ध्यान देने के प्रति सजगता की ओर तो है, सजग तो वो हैं कि उनको ये तो आभास हो रहा है कि हाँ बिल्कुल। ध्यान भटक रहा है, अर्थात प्रक्रिया में तो है। जी। नहीं तो आज तक तो ये भी नहीं पता था कि हमारा ध्यान भटक रहा है। बढ़िया, शुक्रिया। बहुत अच्छा है डॉक्टर धर्मेंद्र जी। तो ठीक है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ये 6th क्लास की एक्टिविटी है माइंडफुल लिसनिंग, जिसको मैंने कराया है। अब जो एक स्टोरी कल हम लोगों ने किया था उसके आगे एक और स्टोरी है, उसकी थोड़ी सी उस स्टोरी को भी सुनते हैं और सुन करके उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी हम करेंगे, मतलब एक एक्टिविटी को लेकर के उस पर बातचीत आज करेंगे। लेकिन अभी तो शायद राजेश सर ने कहा है नया कुछ नहीं करिएगा क्योंकि बहुत सारे फैकल्टी इधर है। तो अभी तक जितना हुआ है उस पर फिर हम प्रश्नोत्तर सेशन करेंगे और अपनी शेयरिंग करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो एक ग्रेड 5 की कहानी है माँ का चश्मा। इसका उद्देश्य है विद्यार्थी ये समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी संबंधों में जीने में ही है। अभी हमको लगता है वस्तुएं बहुत सारी इकट्ठा होने में है। समय कम से कम 2 दिन अथवा शिक्षक के संतुष्ट होने तक। सभी जगहों पे लिखा होगा कि कम से कम 2 दिन या शिक्षक के संतुष्ट होने तक। मतलब यह है कि ये किसी समय सीमा में बांधा नहीं गया है। मुख्य बात है उद्देश्यों को प्राप्त करना। अगर उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं, 2 दिन में प्राप्त हो जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर दो दिन में नहीं हो रहे हैं तो आप इसको 2 दिन से ज्यादा चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बात है उद्देश्य को प्राप्त करना। इसमें भी 2 मिनट का श्वास पर ध्यान देने की क्रिया जो भी मैंने कराया था चेक इन, वो करा करके फिर कहानी को सुनाएंगे। मृदु की माँ चश्मा लगाए मशीन पर लगातार पैर चला रही थी। सुबह से वह एक सूट तैयार करने में लगी थी। आज उसकी लाडली बेटी मृदु का जन्मदिन था। बहुत होनहार लड़की थी मृदु, कितना ख्याल रखती थी सबका। विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों में भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। सूट तैयार करने के बाद उन्होंने मृदु स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाना था। यानी आज ही पेरेंट टीचर मीटिंग थी। जल्दी जल्दी सूट तैयार करके वह मृदु के विद्यालय की ओर के लिए चल पड़ी। वहां उसकी कक्षा अध्यापिका से मिली। उन्होंने बताया कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी बच्चों को इनाम स्वरूप कुछ रकम मिली थी। जब बच्चों से पूछा कि उन्होंने इनाम में मिली राशि का क्या किया, तो किसी ने कहा मैंने वीडियो गेम खरीदा, किसी ने कहा मैंने क्रिकेट बैट खरीदा, किसी ने कहा मैंने अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदी, तो किसी ने कहा मैंने नई पुस्तक खरीदी। मृदु कुछ सोच में डूबी हुई थी। जब उससे पूछा तुम क्या सोच रहे हो, तुमने क्या खरीदा, तो वह बोली मैडम मेरी माँ सिलाई का काम करती है। चश्मा न होने के कारण उन्हें बहुत तकलीफ होती है। नजर कमजोर होने के कारण कभी कभी हाथ में सुई भी चुभ जाती है।
सुई में धागा डालने में उन्हें कई बार बहुत समय लग जाता है। मैंने तो अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदा। जब मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते थे, तो उसने जवाब दिया, पापा ने माँ को बहुत बार कहा है, पर माँ हर बार यह कहकर टाल देती है कि अगले महीने खरीद लेंगे। पूरी बात सुनकर मृदु की फूली न समा रही थी। उन्होंने वही मृदु का लाया हुआ चश्मा पहन लिया। ये कहानी, इसका उद्देश्य है कि असली खुशी जो है वो समृद्ध जीने में है। इसीलिए चर्चा की जो दिशा है उधर ही लेके जाना है कि हम सब भी अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हैं और इस व्यस्तता के रहते संबंधों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम यह भी नहीं जान पाते कि हमारे परिजनों की क्या परेशानियां जो उन्हें रोजमर्रा के जीवन में कष्ट देती है। हम यह भी भूल जाते हैं कि उन्हें हमसे क्या अपेक्षा हो सकती है। चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों को इन सब के लिए संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। चर्चा के माध्यम से विद्यार्थी का ध्यान घर में उनकी उपयोगिता पर जाए, उस ओर भी ध्यान जाए कि अपनी उपयोगिता को जान पाने में हमारी खुशी भी है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि हर मानव सम्मान पूर्वक जीना चाहता है। सम्मान क्या है? तो सम्मान के लिए कोई पहचान की तलाश में रहता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा मेरी उपयोगिता ही मेरी पहचान है, उस दिन अपनी उपयोगिता को सुनिश्चित करने और अपनी उपयोगिता बढ़ाने में वो मानव लग जाएगा, वो बच्चा लग जाएगा। तो ये भी जो कहानी है जो चर्चा के माध्यम में अंत में आया है, अपनी उपयोगिता को जान पाना, ये एक प्रकार की खुशी है। जब अपने को उपयोगी पाता हूँ तब मैं खुश होता हूँ। जब मैं अपनी उपयोगिता को पहचान नहीं पाता, अपने को उपयोगी नहीं पाता, तब मैं दुखी होता हूँ। इसका मतलब है मेरी उपयोगिता ही मेरी पहचान है। इसका मतलब है कि मेरी उपयोगिता ही मेरी पहचान है, मेरा पहचान ही मेरा सम्मान है। तो मेरा सम्मान हो, मैं सम्मान पूर्वक जी पाऊं, इसके लिए पहचान के लिए क्या पहचानना है? अपनी उपयोगिता को सुनिश्चित करना है। ये चर्चा में लेकर के जाना है। अब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देखिए। ऐसी कुछ चीजों के नाम बताओ जो आपको पता है कि आपके परिवार के सदस्यों की जरूरत है पर अभी उनके पास नहीं। ये थोड़ा सा ये प्रश्न जो है इतनी आसानी से बच्चे इसका उत्तर नहीं देंगे, लेकिन अगर हम एक दो बात को रखेंगे तो अब इन प्रश्नों के उत्तर आने लगेंगे। दूसरा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पसंद की चीज जिद की पर आपके माता पिता ने आपको नहीं दिलाई? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अब ये सोचने की तरफ ले जा रहे हैं, क्यों किया होगा ऐसा। तो अगर बच्चे को अभी लगता है कि वो हमको प्यार नहीं करते हैं, हमको पसंद बहुत नहीं करते हैं, हमारी चीज को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, हमारे कहने को वैल्यू नहीं देते हैं, हमारी बात तो सुनते ही नहीं है, लेकिन ये कहानी करके जब इस पे चर्चा करेंगे तो शायद वो उन समस्याओं की तरफ उनका ध्यान जाए जिसके कारण उनकी पसंद की चीज घर में नहीं आ सकेगी। तो हम जितना एक्सप्लोर करवाएंगे बच्चों से, संकोच इसमें करेंगे, जल्दी बच्चे उत्तर नहीं देंगे, लेकिन हम जब अपनी कुछ परेशानी बताएंगे कि मेरे पसंद क्या चीज घर में नहीं आ पाई जब मैं बच्चा था, या आज के समय में भी जब आया, तो फिर एक दो बच्चे बोलेंगे। जब आपको पता ही है, जब एक दो बच्चे बोलते हैं तो धीरे धीरे ज्यादा बच्चे बोलने लगते। अपने जीवन से कोई ऐसा उदाहरण दें जब आपके माता पिता ने आपको खिलाने के लिए अपनी चीज को छोड़ दिया हो। ऐसा अक्सर होता है। इसमें बच्चे खूब बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, तो बहुत बोलेंगे। में क्या खरीदना है और बाद में क्या, इसका फैसला कैसे लिया जाता है, चर्चा करें। मतलब फैसला लिया भी जाता है कि नहीं, घरों में प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, जरूरी क्या चीज है, गैर जरूरी क्या चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं हम घरों में जो है गैर जरूरी चीजें भरते चले जा रहे हैं, जरूरी चीज को जो है ही नहीं। तो ये सब भी चर्चा करेंगे। राज कोई प्रश्न करना चाहते हैं? जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमने ये चश्मा वाली जो कहानी पढ़ी थी, माँ का चश्मा, सर ऐसी कहानी तो पहले से भी हमारी करिकुलम में है, ईदगाह वाली, वो उसमें हामिद का चश्मा जो वो चिमटे वाली जो होती है ईदगाह कहानी, सर वो भी है पहले से, यानी करिकुलम में।
तो यदि शिक्षक जो है पहले से ही सजग हो जाए, जो हमारी करिकुलम की कहानियां हैं उनको एज अ बोझ, जो करिकुलम का बोझ होता है उसके रूप में ना पढ़ाते हुए बच्चे को इस वे में पढ़ाया जाए कि बच्चे की जो है हैप्पीनेस का जो करिकुलम है वो भी हो जाए, साथ ही साथ बच्चे का करिकुलम भी पूरा हो जाए, तो उससे भी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। हामिद का चिमटा बिल्कुल, कहानी बिल्कुल लेकिन इससे रिलेट करती है, बिल्कुल रिलेट करती है इस हाँ कहानी वो से। कहानी, हाँ बिल्कुल रिलेट करती है, लेकिन उनका उसका तो सुनाने के बाद हम चर्चा करते हैं, वो हामिद और उनकी मौसी पे, खाला पे चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, मिले पे चर्चा करते हैं। हम बच्चे के अंदर अगर इस तरह के प्रश्न बना करके और चर्चा करेंगे, बच्चे अपने से करेक्ट कर पाए। इसमें देखिए 1 2 3 4 जो प्रश्न है, इसमें कंटेंट से कुछ भी नहीं है। अब इसमें कहीं नहीं है यस कि सर। जो है उसमें, हाँ इसमें मृदु की बात नहीं है, माँ की बात नहीं है, क्यों चश्मा खरीदा, ये सब कोई चर्चा नहीं है। ये हम सीधे बच्चे को उसकी जिंदगी में रिलेट कर रहे हैं। मैं कल भी ये बात कहा था कि कोई भी कहानी हैप्पीनेस कैरिकुलम की टीम ने नहीं बनाई, तो बनाई होगी नहीं, ज्यादातर कहानियां जो चल रही हैं वहां से ही लिया गया है। तो कहानी एक टूल है, एक छोटी सी कहानी रखी गई है टूल के रूप में। बाकी जो उसका मुख्य पार्ट है वो चर्चा की इधर हमको लेके नहीं है, और चर्चा के प्रश्न हमको कैसे डिजाइन करने हैं जिससे कि बच्चा अपने भाव व्यक्त कर सके, अपने भावों को पकड़ के उत्तर दे सके। कितना ही अंतर है। सर तो जो हामिद की ईदगाह उसी प्रेमचंद की, उसमें भी हम ऐसे प्रश्न गढ़ सकते हैं, ऐसे प्रश्न बना सकते हैं, तो कहानी को भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हाँ सर, बस यही बात है, टीचर सजग हो जाए ना, शिक्षक जो है सजग हो जाए, और तो उसे फिर अलग से हैप्पीनेस की क्लास जरूरत ही ना पड़े, और वो जो उनकी करिकुलम की कहानियां हैं उसको ही उस वे में सोचा जाए। यानी जरूरी नहीं है जो करिकुलर के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ही पूछे बच्चे से, खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करे, किस दिशा में क्वेश्चन पूछने हैं उस चीज के ऊपर विचार विमर्श करे, तो वो कहानियां भी काम कर सकती हैं। हाँ, वही कहानियां अलग से नहीं है, अंतर केवल इतना है कि रोज हैप्पीनेस की कही गई है। अगर आप कहानी पुस्तकों की कहानी को भी इस ढंग से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 दिन 1 महीने में एक बार ही आएगी किताब में, रोज नहीं आएगी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि सप्ताह में दिन कहानी और उस पर चर्चा कर ही रहे हैं। तो ये जो भाव निर्माण की बात है ना, अगर इसमें एक निरंतरता भाव निर्माण होता है, एक कहानी पे चर्चा हुआ फिर 1 महीने हम कोई कहानी नहीं कर रहे हैं, तो चर्चा नहीं होती। इसलिए है पीरियड की बात की गई है। भाषा में हम कर लेंगे, विज्ञान में भी कर लेंगे कुछ, मैं तो मैथमेटिक्स में भी हैप्पीनेस की क्लास कर लेता हूँ। वो अपनी अपनी योग्यता है, कर सकते हैं, लेकिन रोज ये निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए एक पीरियड पर डे हैप्पीनेस की आवश्यकता पड़ी है, जिसके लिए रखा गया है। जी यस सर, बढ़िया। यही बात आ और जाती है सर बताइए। कि हमें जो है ना हैप्पीनेस का जो करिकुलम है उसे सेपरेट ना करें, हम अपने अदर जो हमारे करिकुलम है उनसे सेपरेट ना करते हुए उसी में इंटीग्रेट करते हुए इसे पढ़ाया जाए, तो बच्चे और रुचि से भी पढ़ेंगे, और फिर हमें ऐसा अलग से करिकुलम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब बच्चों को उसके साथ इंटीग्रेट करते ही इन चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो जो हमें अब जरूरत पड़ रही है कि हमें हाँ पूरा करिकुलम बनाना पड़ रहा है, अलग से बुक्स बनानी पड़ रही हैं, फिर तो उस चीज की जरूरत ही खत्म हो जाएगी जब ऐसा किया जाएगा तो। जी जी, मैं जो अभी बोला हूँ शायद आप सुने नहीं। मैं ये बोला कि जैसे मैंने जब सुन हम लिया। लैंग्वेज की क्लास, जी जो लैंग्वेज की क्लास हम करते हैं, उसमें कहानी कभी महीने में एक बार आएगी, बाकी जो निबंध आएंगे, अन्य चीजें आएंगी, उसका उद्देश्य ग्रामर ठीक करना, व्याकरण ठीक करना, आपके उच्चारण को ठीक करना, आपकी वो भाषा को ठीक करना होता है। हैप्पीनेस करिकुलम का पूरा उद्देश्य भाव निर्माण का होता है। तो इसलिए हैप्पीनेस करिकुलम अलग से इसलिए अभी जरूरत है, क्योंकि जब रोज होगा, ये रोज एक पीरियड होगा, तो धीरे 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 करके भाव निर्माण होगा। हाँ, जब हमारी लैंग्वेज की क्लास में ऐसी कोई कहानी आएगी तो उस समय हम उसको भी ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम व्याकरण ठीक कराना चाहते हैं, जो हम भाषा ठीक कराना चाहते हैं, उसके साथ ही हम इसको भी ठीक कर लेंगे। लेकिन उसको अगर अगर उसी के भरोसे है तो फिर इसमें निरंतरता नहीं आ पाएगी। जो भाव निर्माण के लिए प्रतिदिन एक कराया जाना है, वो निरंतरता नहीं आ पाएगी। इसलिए हैप्पीनेस करिकुलम की अभी अलग से जरूरत है। जी जी श्रवण भैया, एक बच्चे हैं जी हर्ष, भैया। एक जी प्रश्न आया हुआ है, क्या छोटी क्लासेस जी में का मतलब है पहली और दूसरी, इनमें माइंडफुलनेस कराया जा सकता है? कराया ही जाता है। पहली, अभी आप जब हैप्पीनेस की बुक देखेंगे तो नर्सरी और पहली क्लास में, नर्सरी और केजी में, तो केवल
केवल माइंडलेस है और कुछ है ही नहीं। नर्सरी के में केवल माइंडफुलनेस है और कुछ नहीं है। उसके लिए अलग है थोड़े, उसमें जो है बहुत ही छोटे समय का कोई ध्यान कर देने की किया जाती है, एक 2-3 मिनट 4 मिनट की। तो आप देखेंगे बुक्स को तो उसमें है, सभी को कराया जा सकता है। वो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी हमको डिजाइन करनी पड़ती है, जो कि डिजाइन की जा चुकी है। जी, बढ़िया। तो इस कहानी के जो प्रश्न हैं, क्या इनके ऊपर चर्चा करें? इस कहानी के प्रश्न पे चर्चा कर सकते हैं। आप में से कोई अगर बोले कि ये जो कहानी है माँ का चश्मा, इस कहानी पे जो चर्चा के प्रश्न हैं, इस आप अपने जिंदगी से जोड़ के बताइए कि ऐसी कुछ चीजों के नाम बताइए जो आपको पता है कि आपके परिवार के सदस्यों की जरूरत है पर अभी उनके पास नहीं है। कोई इस पे चर्चा कर सकते हैं, कोई अपना रिस्पॉन्ड इस पे दे सकते, रिस्पॉन्स कर सकते हैं कोई? यस सर, मे आई? कौन बोल रहे हैं बेटा? अतुल? जी, राजा सर। राजा। बेटा। ओके सर। सर जैसे कि मैं जानता हूँ मेरी मम्मी के है ना, यानी कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके सर में, उनको है ना अचानक से सर में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है एकदम से। तो हमने काफी इलाज वगैरह करवाया है, जो भी हम जितना करवा सकते थे। डॉक्टर्स ने यही सजेस्ट किया है कि आप इनका सीटी स्कैन करवाओ, सीटी स्कैन से ही इनकी मेन प्रॉब्लम का पता चलेगा। बट वही है कि इतने हम पैसे भी वगैरह है नहीं उस जो हम करवा सके। तो यानी मेरे को पता है कि मम्मी को सीटी स्कैन करवाने की जरूरत है उनके सर की, बट वो ही है कंडीशंस नहीं हो पा रही और हम करवा नहीं पा रहे। तो एक ये रिलेट कर सकते हैं इससे हम। जी, वो प्राथमिकता नहीं हो पा रही है। यस ठीक सर। है। और बाकी बच्चे बेटा, बेटा ये जो प्रश्न है, मैं प्रश्न को दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बताइए, पता है कि आपके परिवार के सदस्यों की जरूरत है पर अभी उनके पास नहीं है। आप अपने परिवार में, अपने परिवार के साथ भाई, छोटा भाई, मम्मी है, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनके साथ यदि आप पा रहे हो, उनकी वो जरूरत तो है लेकिन फिलहाल वो उनके पास नहीं है। यदि कुछ ऐसा है तो आप अपने से उसको साझा कीजिए। जी बेटा। बेटा जो जी भी बच्चा बोलना चाहे और अनम्यूट करके जो है अपना साझा करें। चलिए, ये वाले प्रश्न पे थोड़ा सा अभ्युक्ति कम आती है और दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि अब आपने अपनी पसंद की चीज खरीदने की जिद की पर आपके माता पिता ने आपको नहीं दिलाई, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? इसमें दो भाग हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने पसंद की चीज खरीदने की जिद की पर आपके माता पिता ने वो नहीं दिलाई। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। बताइए कोई भी। शायद डॉक्टर धर्मेंद्र जी जी की बेटा। आवाज थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम जी, अब आ रही है आवाज। स्टूडेंट्स प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। डोंट वेट कि कोई दूसरा आंसर करेगा, सभी आंसर कर सकते हैं। अनुराधा मैम, आप प्लीज देखिएगा, हो सकता है कोई साथी या कोई बच्चा जिसने यूट्यूब पे ज्वाइन किया हो वो वहां रेस्पॉन्ड कर रहा हो, तो प्लीज वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा यदि कुछ ऐसा है तो। श्योर सर, श्योर। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा आप ये देखिए, मेरे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा तो निश्चित रूप से कभी ना कभी होता ही है, हुआ ही होगा। मेरे जीवन में भी हुआ है, आपके में भी हुआ होगा कि हमें कोई चीज पसंद नहीं, जिद भी कर रहे थे, माता पिता ने वो नहीं दिलाई, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। यदि मैं अपने जीवन से ही इसको साझा करूं तो मुझे याद है जब मैं 3rd या 4th क्लास में था, तो मेरी जिद थी कि मुझे साइकिल चाहिए। और उस समय मेरे माता पिता ने साइकिल लाई थी। तो मैंने काफी रोया भी था, 1-2 दिन विद्यालय भी नहीं गया कि नहीं मेरे को साइकिल दिलाओगे मैं तभी स्कूल जाऊंगा।
उस समय तो शायद महसूस नहीं हुआ था, किंतु आज जरूर आभास होता है कि जब मेरे बच्चे को साइकिल दिलाओ और मैं उनको साइकिल नहीं दिलाता, कि शायद दिलाई थी कि मैं साइकिल चलाऊंगा, रोड चलाऊंगा, कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना थी, शायद उनका भी वही मानना रहा होगा, इसलिए उन्होंने नहीं दिलाई होगी। इस तरीके से हम सब जीवन में जरूर ऐसी घटनाएं घटी होती हैं कि हमारी कोई नीड होती है, जरूरत होती है, कोई पसंद नहीं मिला, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? यदि आप उस बारे में विचार सोच पा रहे हो तो जरूर जो है आप सबके साथ उसको साझा करें। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ सर, तो जैसा कि आपने बताया अपना एक्सपीरियंस, तो सर ऐसा ही कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा था जब मैं यानी कि जब मैं 10-11 साल का था ऑलमोस्ट अराउंड। तो उस टाइम पे ना यानी कि कपड़ों का ज्यादा शौक रहता था मेरे को शुरू से ही। तो मैंने अपने यानी कि मेरे पास हालांकि कपड़े थे जरूरत के भी, जो मेरे को जरूरत के कपड़े थे वो मेरे पास थे, बट फिर भी मैं जिद कर रहा था कि मेरे को ये ब्लू जींस वाली ही चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे को मेरी मम्मी पापा ने नहीं दिलवाया। तो मैं उसका कारण सोचता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं दिलवाया, क्योंकि वो अननेसेसरी था। यानी कि ऐसा नहीं था कि मेरे पास कपड़े हो ही ना, कपड़े मेरे पास थे जरूरत के मेरे, और उस टाइम पर उनकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी कि वो उसको अफोर्ड ना कर पा रहे हों, तो इस कारण से उन्होंने नहीं दिलवाया ये मुझे। जी बिल्कुल बढ़िया। और कोई? जी बेटा, बाकी स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड करें। सभी लोग अक्षिता, सुन रहे हैं ना? कहानी को सेक्शन सभी ने सुना है? जी। अक्षिता, आकांक्षा, अलीशा, आनंद पांडे, कहाँ हो बेटा आप? अपने आप को अनम्यूट करो और साझा करो। सर मैं शेयर करूं? बेटा अभी 2 बच्चों ने कहा है, एक गुड़िया ने कहा है और नि, एक नितिन पहले आप कीजिए बेटा। जी नितिन आप। यस सर, जब मैं 4th-5th में होऊंगा सर, मुझे फीवर भी हो रखा था और कोल्ड भी हो रखा था और गर्मियों का मौसम था, और साथ में ही आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खाने का मन करा, लेकिन पेरेंट्स ने दिलाया नहीं, क्योंकि उस समय उन्होंने सोचा होगा अगर इसे आइसक्रीम वगैरह दे दी तो इसकी तबीयत कहीं और ना बिगड़ जाए। जी जी। एक गुड़िया और शायद बोलना चाह रही थी। बेटा कौन बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए प्लीज। यस सर, सर मनीषा। हाँ बेटा सर नाम बताइए बेटा, नाम बताइए अपना आंसर मनीषा दीजिए। मनीषा कुमारी मीना। यस हाँ सर। बेटा। सर जी मैं 3rd-4th में थी, तो हमारे गांव में हम रहते थे, तो गांव में मेला लगता था और गुड़िया से खेलना बहुत पसंद था, छोटी लड़कियों को हमेशा होता ही है। तो मेरे पास ऑलरेडी गुड़िया थी, बट मुझे बड़ी वाली चाहिए थी। तो मैंने अपने मम्मी पापा से मेले में जाके कहा कि मुझे गुड़िया चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिलाई, बोला तुम्हारे पास है ऑलरेडी। मैं नाराज भी हो गई, लेकिन अब पता चलता है कि कुछ नहीं होता गुड़िया, वो सिर्फ बचपन की एक जिद थी। आज जब अपन छोटे बच्चों को गुड़िया से खेलते देखते हैं, ऐसा लगता है बस कुछ नहीं, टाइम पास है ये सब, बस वो बचपन में था। तो इससे रिलेटेड। जी गुड बढ़िया। बेटा, बढ़िया। चलिए, हो सकता है कि बाकी लोग अगले क्वेश्चन पे, हाँ अगले क्वेश्चन पे बाकी लोग रिस्पॉन्ड करें। अपने जीवन से कोई ऐसा उदाहरण दें जब आपके माता पिता ने आपको कुछ दिलाने के लिए अपनी किसी जरूरत की चीज को छोड़ दिया, मतलब आप जरूरत को प्राथमिकता दिया हो, अपनी जरूरत को थोड़ा पीछे छोड़ दिया हो। इस पर आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ उदाहरण अगर आपके ध्यान में आए तो आप अपने बता सकते हैं। जी सर मैं बताना चाहूंगा। सर ये मेरी अभी हाल ही की फिलहाल घटना है, ये जो है यानी कि मैंने 12th पास आउट की थी, उसके बाद मुझे ना कंप्यूटर की जरूरत महसूस हुई, तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे कंप्यूटर चाहिए ऐसे ऐसे, और मेरे को यानी कि बिल्कुल पता भी नहीं सबके बारे में, तो मैं यानी चाहता हूँ कंप्यूटर सीखना और मेरे को कंप्यूटर चाहिए। तो उस टाइम पर जो है मेरे बड़े वाले भाई ने यानी कि अपनी जरूरत की जो उनको चाहिए था ना, यानी कि मेरे बड़े वाले भाई की मैरिड है, तो उन शादीशुदा है वो, तो उनकी जरूरत थी, उनको छोटी बच्ची थी उसको साइकिल दिलानी थी उन्हें।
तो उन्होंने उस टाइम उसको साइकिल ना दिलाते हुए मुझे प्राथमिकता दी और मेरा कंप्यूटर खरीदा उन्होंने उस टाइम पर। जी जी जी, बढ़िया। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, यदि आप अपने जीवन में नजर डालेंगे, थोड़ा सा भी अगर अपने बीते हुए समय में झांकेंगे एक बार, तो निश्चित रूप से ऐसा हमारे साथ कुछ न कुछ हुआ होता है। हुआ कि हमारे माता पिता ने हमारी किसी जरूरत की चीज को दिला, अपनी किसी जरूरत की चीज को छोड़ दिया होगा। तो जस्ट एक बार आपको थोड़ा सा जीवन में झांकने की जरूरत है या उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। जी बताइए, इस पर तो काफी रिस्पॉन्स आने चाहिए, काफी लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस पे। ये तो लगभग रोज घटने वाली घटना है, कई बहुत बार ऐसा हुआ होगा। बताइए। आनंद पांडे, बेटा अनम्यूट करो खुद को। मैं आपको शेयर कीजिए। यस मैम। हाँ जी बताइए बेटा। सभी के पेरेंट्स ने कभी ना कभी कुछ सेक्रीफाइस जरूर किया होगा आपके को कोई चीज दिलाने के लिए, तो प्लीज आप साझा कीजिए यहाँ पर। मैम ऐसा तो अक्सर वैसे काफी टाइम होता रहता है। फिर भी खाने कोई पीने की एक चीजें चीज ऐसे। जिसको आपने फील किया है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए यस ये मैम। सेक्रीफाइस किया, वो बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ कि जैसे कभी कुछ खाने की चीज होती है तो उसकी शॉर्टेज होती है, तो अक्सर मम्मी मतलब अपना छोड़ के वो अपना जो हिस्सा है वो हमको शेयर कर देती हैं, जैसे बहनें हो गई या मुझे हो जी दे दिया। तो ऐसे भी होता है, और ऐसे अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो ऐसे भी हुआ है कई बार कि हमारी पसंद की चीज़ें हमें दिलवा दी और जो कुछ जरूरत की चीज़ थी वो नहीं ली। छवि बेटा चलिए, तो इस पे अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को छवि। अंजना यादव, बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। अंकिता, यस सर। आप इधर सुनो बेटा। आपके साथ कोई ऐसा उदाहरण आपके माता पिता ने आपको कुछ दिलाने के लिए अपनी किसी जरूरत की चीज को छोड़ दिया हो, तो आपको जो ऐसा ध्यान आ रहा है साझा कीजिए बेटा। सर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे जो याद आ रहा है, जैसे सर 12th में बोर्ड एग्जाम था, तो मेरे मम्मी पापा को गाँव जाना था। मतलब वहाँ पे वो दशहरा होता है तो इम्पोर्टेंट होता है, तो उन्होंने बस मेरे एग्जाम के चलते सेक्रीफाइस किया और वो नहीं गए। तो चीज का तो नहीं पता, बट ये चीज एक थी कि उन्होंने अपनी पसंद को छोड़ के मेरी पसंद, मतलब मेरे पे ध्यान दिया। ओके गुड। जी बढ़िया। तो इससे जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न है। आपकी जिंदगी में लगभग सभी की जिंदगी से घटनाएं हुई होंगी। प्रश्न है कि इस पे जब हम चर्चा कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स तो उस बात को याद रहे हैं, जो दूसरा प्रश्न था कि माता पिता ने आपको नहीं दिलाया, उस समय आपको हो सकता गुस्सा आया हो, लेकिन आज आपको लग रहा है कि नहीं नहीं वो तो ठीक था, उनका कहना। या अभी जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कोई पसंद की चीज छोड़ के आपको दिला दिया, इससे आपका अपने जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति क्या भाव आता है आपको? ये सारा जो अब हम चर्चा कर रहे हैं उन जो को जब सोचते हैं तो आज मेरे अंदर उनके प्रति क्या भाव आता है, बताएंगे? सर जब ये सोचते हैं तो जी
यस सर। सर यानी कि उस टाइम पे तो हमें पर इतनी समझ नहीं थी, तो हम उस टाइम पे तो यानी कि बहकावे में बहक जाते थे, जो हमें पसंद था वही चाहिए था हमें। पर आज हम अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डालते हैं ना उस टाइम के लेकर, तो हम समझते हैं कि नहीं, उस टाइम जो हमारे पेरेंट्स ने किया था वो ठीक था। तो आज हमारे मन में जो है उनके प्रति जो भाव आता है वो आता है कि उन्होंने हमारा हमेशा से ख्याल रखा है, और जो भी हमारी प्रायोरिटीज की चीज थी वो हमें उन्होंने हमेशा मुहैया कराई है। तो केयरिंग नेचर उनका। बढ़िया। एक तो हो गया कि उनका जो ममता का भाव है वो हम पकड़ पा रहे हैं, उनके ममता को हम पकड़ पा रहे हैं, तो हम उनके प्रति ग्रेटफुल हो पा रहे हैं, उनके प्रति आभारी हो पा रहे हैं। जी। और कोई? सर पहले में ऐसा लगता था जब हम बहुत छोटे थे कि हमारे मम्मी पापा हमें ये चीज सिखाते, मतलब हमसे प्यार नहीं करते उस टाइम पे, क्योंकि हमें उतनी समझ नहीं होती, तो हमें तो यही लगता था। लेकिन अब हमें महसूस होता है कि वो कोई चीज हमें नहीं दिलाते तो उसके पीछे कुछ ना कोई रीजन होता था, तो वो हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखती कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज नहीं है। तो वो सब देख के ही वो, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो उस टाइम पे तो हम छोटे थे तो हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है कि वो जो भी करते थे वो हमारी सेफ्टी और केयर के लिए। वेरी गुड जी। अंकिता। कभी और कभी कभी उनकी मजबूरियां भी होती हैं जिसके कारण वो ऐसा नहीं करते। कभी कभी उनकी जी आर्थिक सामाजिक कुछ ऐसी मजबूरियां भी होती हैं। हमेशा ही ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षा के कारण या आपके पास है इसलिए नहीं ला रहे हैं। बहुत बार उनकी मजबूरियां भी होती हैं। अगर पैसा नहीं है यस सर, और मजबूरियां भी आपसे होती हैं। जो चीज का है वो उस जी उस सीमा के बाहर का है, तो वो मजबूरियां भी होती हैं। तो हम उन मजबूरियों को भी समझते हैं, तो उनके प्रति मेरे में कोई एक आवेश नहीं आता, बल्कि ग्रेटफुलनेस ही बना रहता है, आदर भाव बना रहता है। उनके प्रति मेरे में जो है आभार ही बना रहता है। जी। और सर एक और चीज है कि कई बार मजबूरी होती है पेरेंट्स की, लेकिन वो कभी अपने बच्चों के सामने दिखाते नहीं है। वो हमेशा मतलब उनकी जो भी जरूरत है उनको पूरा करते हैं, चाहे उनके पास हो या ना हो। तो मतलब वो कभी भी अपनी मजबूरी अपने बच्चे के सामने नहीं दिखाते। तो ये चीज जो है, पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा पेशेंस होता है और बहुत ही ज्यादा उनके वो स्ट्रांग होते हैं इस चीज। जी बिल्कुल। एक बड़ा आदमी कहानी है, 8वीं में भी है, 8वीं में है। उस कहानी जो आप बिल्कुल उस पर ही फिट बैठा है। जी। कभी अवसर होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसमें जो बात निकल के आ गई इतने सारे प्रश्नों पर, तो चौथा जो प्रश्न है वो तो क्रिया पर है। घर में पहले क्या खरीदना है और बाद में क्या, इसका फैसले कैसे लिया जाता है, इस पर बताइए। कोई घर में जो सामान तो आता ही है, खाने पीने का सामान तो लगभग हरदम आता है, लेकिन जब कोई अन्य की वस्तु आती है घर में, फर्नीचर आया, टीवी आया, फ्रिज आया, एसी आया, साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, कपड़े आए, जूते आए, ये सब चीजें जब आते हैं तो इनका निर्णय कैसे लिया कि पहले क्या लेना है और बाद में क्या लेना है। किसी के घर में ये निर्णय ठीक प्रकार होता है या अव्यवस्थित सा ही है? अगर अव्यवस्थित सा है तो मेरी उसमें क्या भूमिका हो सकती है, बताइए। सर आवश्यकता के अनुसार ही हम कोई चीज, जैसे जिसकी अधिक आवश्यकता है उसी को हम प्राथमिकता देते हैं खरीदने में। बिल्कुल होना भी चाहिए। और सर इसी सर हमारे आवश्यकता घर पे के भी यही होता है, अंतर्गत प्राथमिकता ही देखी जाती है, प्रायोरिटी जिस चीज को मिलती है। जैसे कि जो बिल्कुल ही परम आवश्यक चीज है जो हमारे पास नहीं है उसको ही हम पहले लेते हैं, ना कि पहले जो हमें ऐशो आराम की जो चीजें हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए। जो उपयोगी है और जिनकी जरूरत है उसे ही पहले लिया जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा सामान पहले ले लिया जिसका उपयोग ही नहीं है, और जो उपयोगी है वो छूट गया। तो इसलिए उसका ध्यान रखा जाना ठीक रहेगा। और इसमें आपकी भूमिका क्या हो सकती है? अगर कहीं कहीं अव्यवस्थित है या कहीं ऐसा गड़बड़ हो जाता है तो आपकी भूमिका क्या है? आप अपनी जिम्मेदारी को इसमें कैसे देख पाएंगे? तो बड़े हो गए हैं। जी। छोटे थे तो भी कैसे सर हमारी जिम्मेदारी को देख प्राथमिकता पाते हैं, और अब बड़े। सर हमारी प्राथमिकता इसमें ये हो सकती है कि हम जो कोई सामान खरीद रहे हैं, यानी कि अगर घर वाले हमारे लिए कोई सामान खरीद रहे हैं, तो हम खुद इस चीज का निर्णय ले सकते हैं कि क्या जो मैं अपने घर वालों से कह रहा हूँ खरीदने के लिए वो मेरे लिए सच में जरूरी है या नहीं है। अब हम उस चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं खुद से। हम तभी बोले उनको खरीदने के लिए जी। जब वो हमारे लिए जरूरत की हो, अदरवाइज हम उनको मना कर दें तो उनके ऊपर बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। और जो आपके लिए जरूरत की नहीं है, बाकी घर में और भी सामान की जरूरत की है, अगर वो भी
उसकी भी प्रायोरिटी लिस्ट बन रही है, तो उसमें आप क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? सर उसमें तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब वो प्रायोरिटी है तो वो तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब बाकी घर वालों की प्रायोरिटी है तो उस टाइम हम तो कुछ कह नहीं सकते उसमें, वो तो उस टाइम लेनी ही पड़ेगी। जी, चलिए, तो कुल मिला के अपना सुझाव आप दे सकते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बनाने में मदद कर सकते हैं। तो अगर नहीं बन रही है तो उसकी मदद करेंगे। जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों को चर्चा करने के बाद अब घर जाकर देखो पूछो समझो विद्यार्थियों के लिए दिया जा रहा है। इसमें क्या दिया जा रहा है? अपने प्रियजनों की जरूरतों का पता लगाएं, यह भी पता लगाएं कि उनमें से ऐसा क्या है जो आप उनके लिए कर सकते हैं। यह भी पता लगाएं कि आप क्या चाहते हैं। जैसे माँ चाहती है कि आप घर में गंदगी ना फैलाएं, ठीक है, हम घर में तो गंदगी फैला रहे हैं, अपने सामान को अव्यवस्थित कर रहे हैं, और अपनी किसी प्रायोरिटी के लिए हम पूरा दंगा हल्ला हल्ला कर रहे हैं, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं आया, ये नहीं आया, मेरी बहुत जरूरत थी, ठीक है। तो वो उनसे क्या, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, ये भी आप पता करके आए। अब इतना बात करने के बाद इसमें से अगर दो ही चर्चा हुई है, दो प्रश्न पे चर्चा के बाद, घर का काम देने के बाद 2 मिनट शांति से बैठकर आज की चर्चा के के बारे में विचार करें। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी चर्चा हुई है इसमें जो भी प्रश्नों पे चर्चा हुई है कि हम अपनी प्रायोरिटी को कैसे तय करें, हम अपनी मतलब हमारे जो प्रायोरिटी की चीजों को परिवार ने कैसे महत्व दिया, अपनी प्रायोरिटी की चीजों को थोड़ा पीछे करके महत्व दिया, ठीक है। इसमें हम उनके प्रति हमारे में आदर बढ़ा है, उनके प्रति हमारे कृतज्ञता बढ़ी है, आभार बढ़ा है, हम उनके और ग्रेटफुल हुए हैं। शायद पहले ध्यान नहीं गया था, लेकिन ये कहानी और इस पे चढ़ के बाद हमारा ध्यान चला गया कि नहीं, हमारे जो बड़े हैं घर में, माता पिता भाई बहन दादा जो भी हैं, उनके प्रति हम आभारी हैं, उनके प्रति हमारे में ग्रेटफुलनेस बढ़ा है। आते हैं दूसरे दिन, तो दूसरे दिन की चर्चा में फिर कक्षा की जो शुरुआत करते हैं तो पहले दिन की कहानी को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले तो 2-3 मिनट का जो श्वास पे ध्यान क्रिया वो कराई, फिर कहानी को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि 1-1.5 मिनट में कहानी पूरी हो जाती है। अब चाहे तो विद्यार्थियों के द्वारा कराएं, कोई विद्यार्थी कोई स्टूडेंट ही उस कहानी को रिपीट करते हैं, शिक्षक उसमें सहयोग कर सकते हैं। फिर जो वो उनके लिए घर से काम बात करने के लिए कहा गया था उसके फीडबैक पे चर्चा करें। इस पे 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो उन पे हम बड़े समूह में चर्चा कर लें, यानी पूरी क्लास में चर्चा करें, या एक तरीका ये हो सकता है कि जो घर से फीडबैक मिला है उस पर छोटे छोटे समूहों में चर्चा करने के लिए बातचीत करें, फिर उसको बड़े समूह में उसका प्रेजेंटेशन कराएं। अगर पहले दिन का कोई प्रश्न बचा रह गया है तो उन प्रश्नों पर फिर चर्चा करके फिर अगले दिन के चर्चा के प्रश्न पे आते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है कि तुम्हारे माता पिता अथवा प्रियजन को किसी वस्तु की जरूरत है लेकिन किसी कारणवश अभी नहीं ले पा रहे हैं, स्वेच्छा से कारण साझा करें। मतलब आपके घर में माता पिता प्रियजनों को किसी वस्तु की आज के डेट में सख्त जरूरत है, बहुत आवश्यक है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे होंगे? तो अभी जो पहले चर्चा हुआ था कि कोई आर्थिक परेशानी हो, या उनकी प्रायोरिटी में वो चीजें हैं लेकिन दूसरी प्रायोरिटी में हमारी कुछ आगे के कारण वो अपनी प्रायोरिटी को चीजों को पीछे करती है। इस तरह की बातों को आप शेयर हैं, इस पे चर्चा ले सकते हैं। दूसरा है, कभी आपने अपने से पहले अपने भाई बहन को कोई ऐसा करने पर आपको कैसा लगा? अब इसमें भाव का निर्माण हो रहा है, कैसा लगा, वस्तुओं के अलावा उनकी और कौन सी जरूरत है जो अभी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी भावनात्मक सोचने के लिए प्रेरित करें। आपके माता पिता अथवा भाई बहन की ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो आप भी सामान ला कर देना, छोटे भाई बहन की देखभाल करना, माता पिता भाई की ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो आप बड़े होकर पूरी करना चाहेंगे, जो आज आपकी में नहीं है। आप देखेंगे ये जो भी 2 दिन के चर्चा के प्रश्न हैं, ये एक स्थायी भाव की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब पूरी योजना के निर्माण की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इसमें अब भूतकाल की पीड़ा नहीं है, भूतकाल में जो घटना हुई है उन घटना को याद करके आज हम उसको पा रहे हैं, और हमारे अंदर अपने जो प्रियजन हैं, जो बड़े हैं घर में, जो
हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमारी समझ के लिए, हमारे सुविधा के लिए, उनके प्रति मेरे में और आभार, ग्रेटफुलनेस आ रहा है उनके प्रति, और हम उनके प्रति कृतज्ञ हो पा रहे हैं, और हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड उनके प्रति आ रहा है, भाव आ रहा है मेरे अंदर, स्वीकृति आ रही है, उन्होंने मेरे लिए किया है। करते करते जब हम सोचते हैं तो फिर जो हम कहते हैं कि समाज मेरे लिए क्या कर रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं समाज मेरे लिए क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे आपके घर में जो भी वस्तुएं उत्पादित होकर के आती हैं तो समाज से ही होकर आती है। आपके यहाँ अनाज आता है, आपके यहाँ दूध आता है, आपके यहाँ सब्जी आती है, आपके यहाँ कपड़े आते हैं, आपके यहाँ टीवी आता है, आपके यहाँ जूता आता है, आपके यहाँ पेन आता है, आपके यहाँ कॉपी आता है, आपके यहाँ झाड़ू आता है, हर चीजें उसको समाज के कोई ना कोई लोग उसको बना रहे हैं, अपना श्रम उसमें लगा, अपना समय लगा रहे हैं, किसके लिए? मेरे लिए। तो जब ये पता चलता है कि ये लोग तो ये लगे हुए हैं, तो समाज के प्रति भी मेरे में एक ग्रेटफुलनेस आता है, समाज के प्रति भी मेरी कृतज्ञता आता है। तो मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे रोड साफ मिलती है, रोड साफ मिलता है तो इसका मतलब किसी ने साफ किया है, किसके लिए? मेरे लिए, मेरा वो संबंधी है, तो मुझे कोई परायापन नहीं लगता, मुझे लगता है सभी तो संबंधी है, मेरे लिए कर रहे हैं। ये भाव, ये अस्थाई भाव की तरफ लेकर के जाता है। जब इस चर्चा को हम, अभी ये 5वीं है, इसको 6वीं 7वीं 8वीं आगे तक लेकर के जाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ग्रेटफुलनेस है, ये जो कृतज्ञता है, जो आदर है, ये हम आज के प्रति भी बता जाता है। फिर प्रकृति में बहुत सारा, अभी जैसे गेहूं उग रहा है, धान उग रहा है, तो आपको जो खेती से जुड़े होंगे उनको पता होगा, जो खेती से जुड़े नहीं होंगे उनको सही पता होगा कि धान की फसल को तैयार होने में, मतलब उसको से लेकर के और उसको कट के अनाज घर में आने में लगभग 100 दिन का समय लगता है। उस 100 दिन समय में जो ह्यूमन लेबर है, मानव श्रम है, वो मुश्किल से 20-25 दिन है। बाकी समय उस धान को पैदा करने में प्रकृति श्रम करती है, 70-75 दिन ने श्रम करता है। उसको हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल, सब कुछ, धूप, सब प्रकृति करती है, उससे वो उत्पादित होता है। तो हम उसको प्रकृति के प्रति भी आभारी होते हैं, प्रकृति के नियम को भी हम पहचान करके उस नियम को देखते हैं, और हम प्रकृति के लिए भी हमारे अंदर कि नहीं, इसकी स्वच्छता करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के कारण मेरे अच्छी हवा है, अच्छा धूप है, अच्छा पानी है, मिट्टी अच्छी है, तो हर चीजें हमको उपलब्ध हो पा रही है। अगर मिट्टी खराब हो गई, हवा खराब हो गया, पानी खराब हो गया, तो हम ही को दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो चीजें हैं, इस चर्चा को हम बढ़ाते बढ़ाते, ये उद्देश्य है इस कहानी को, चर्चा को, इस कहानी आगे जाएंगे तो और सीक्वेंस में और कहानी से आगे जाके आपको बड़ा कहानी मिल जाएगा। उसके आगे जाएंगे तो पूरे नेचर के प्रति हम कैसे समन्वय को देखें, तो ये धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक सीक्वेंस में सब कुछ है। तो हम आभारी कैसे हो सकते हैं, हम कैसे हमारे अंदर आ सकता है, संबंध को कैसे हम पहचान करके संबंध को प्राथमिकता कैसे रखते हैं, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी कहानियां हैप्पीनेस करिकुलम में रखी गई है। बताइए, और कोई आपका फीडबैक, पहले दिन से लेकर आज तक जितनी बातें हुई हैं उसमें आपकी कोई शंका, आपका कोई फीडबैक, आपको जहां जो पॉइंट आपको छू गया हो उसके। जी बेटा, आप लोग कोई भी प्रश्न, पिछले 5 दिन से आज 5वां दिन है जो हमारे हैप्पीनेस का सत्र चल रहा है, जिसके बारे में आप और अधिक मन में जिज्ञासा हो किसी बात को लेकर के, तो आप वो बात जो है अपनी श्रवण भाई के साथ साझा कर सकते हैं। और यदि आप तो आप उसको चैट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं वहां से आपका जो प्रश्न है वो श्रवण भाई तक पहुंचा दूंगा। जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी की आवाज थोड़ी कट रही है, तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि आपने ये कहा है कि अगर आप की आवाज में मतलब कोई दिक्कत है बोले माइक में, तो आप चैट बॉक्स में उसको लिख दें जो भी आपका प्रश्न है। जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है जी। या जो बच्चे हमारे के माध्यम से देखते हैं, वो यूट्यूब चैट बॉक्स में भी या यूट्यूब के अंदर भी अगर अपना प्रश्न डालेंगे तो वहां से अनुराधा जी जो
है वो प्रश्न लेकर के यहाँ श्रवण भाई तक पहुंचा देंगे। सो प्लीज आप जो है उन्मुक्त भाव से अपने प्रश्न जो हैं वो कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं पटल पर रख सकते हैं। सर जी मैं जो है अपने आप फीडबैक देना चाहूंगा ये पूरे 5 दिन के सेशन के ऊपर। तो सर मुझे है ना, यानी कि सेशन में बहुत अच्छी बात लगी ये जो आपने हैप्पीनेस ट्राइड के बारे में हमें बताया था, उसको वो यानी कि है ना एक अलग ही अनुभूति थी कि हमें हैप्पीनेस के बारे में पता चला। हम तो इन्हें छोटी छोटी जो चीजें हैं हमारी मोमेंट्री हैप्पीनेस, इसे ही ज्यादातर प्रायोरिटी देते थे और इन्हें सब कुछ समझते थे। बट हमें पता चला कि इसके आगे और भी हैप्पीनेस की स्टेजेस हैं, इसके आगे डीपर हैप्पीनेस भी है जो हमारी रिलेशन से जुड़ी हुई है। इसके आगे फिर सबसे आगे जो है सस्टेनेबल हैप्पीनेस, जिसका कोई अंत ही ना है, वो हमारी सस्टेनेबल हैप्पीनेस रहेगी वो हमारी। तो सर ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, किस प्रकार हम जो है अपनी ये जो मोमेंट्री हैप्पीनेस है इन सबसे गुजरते गुजरते किस प्रकार उस सस्टेनेबल हैप्पीनेस को हमें अचीव करना है, किस हमें उसे अपना गोल बनाना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और हमारा जो 5 दिन का सेशन हुआ बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा सर, अच्छे से अटेंड किया। और यानी कि एक अलग ही होता है सर, अभी तक तो ना हमने हमारी जो भी वेबिनार हुए हैं या जो भी हमारी वर्कशॉप हुई थी वो हमारी हुई थी हमारी करिकुलम से रिलेटेड, बट ये हमारी कोई करिकुलम से रिलेटेड नहीं थी। ये हमारी थी एक ये जो पैंडामिक चल रहा है उससे रिलेटेड जो है, यानी कि जो इस टाइम लोगों के मन में मतलब भाव इस टाइम मतलब जो है ना बुरी न्यूज मिल रही है यहाँ से वहां से, तो दिमाग से है ना बिल्कुल कहते हैं कि कुछ काम नहीं करता, सोचते हैं कि यार यहाँ से बुरी न्यूज मिल गई तो अब तो पता नहीं क्या हो गया। मैं अपने आसपास खुद ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, वो यानी कि एक कोई न्यूज मिल गई उसी को लेकर बैठ जाएंगे, पर यूं नहीं देखते कि हमें और आगे भी इससे बढ़ना है। नहीं तो सर हमें यानी कि ये वर्कशॉप 5 दिन की जो हमने अटेंड की इसमें बहुत अच्छा लगा, इसमें हमने हैप्पीनेस के बारे में जाना और ये क्या है करिकुलम इसके बारे में भी जाना, तो ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर हमारी वर्कशॉप को अच्छे से करवाने के लिए, थैंक यू सर। अभी 2 दिन और चलेगा जी, बढ़िया। और कोई? हाँ सर बढ़िया सर, मैं तो चाहता हूँ ये चले और आगे 2 दिन और चलेगा और अच्छा है जी, और किसी बच्चे जी का कोई प्रश्न हो, कोई बात साझा करना चाहे, या अनुराधा जी कोई YouTube के ऊपर यदि किसी का कोई प्रश्न आया हो या कोई शेयरिंग आई हो तो वो प्लीज देखें। सर यूट्यूब से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ठीक है, तो मैं एक कंटेंट थोड़ा सा रख देता हूँ। अभी जो है ये जो कहानी से जुड़ा हुआ गुणवत्ता की बात आई है कि मानव मानव और मानव प्रकृति में आ गई है, उस पर मैं थोड़ी सी बहुत बड़ी नहीं है, 4 स्लाइड है, उसको रख के इस पे चर्चा करके जिससे कि आगे भी कंटेंट रहेगा और हम इस पे चर्चा कर लेंगे। ये गतिविधि है कक्षा 8 की, हमारे चारों ओर क्या, तो इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी जान सकेंगे हमारे चारों धरती पर जो कुछ भी है उन्हें 4 श्रेणियों या अवस्थाओं के रूप में जानना और उनसे समझना, साथ में मानव की ओर खास ध्यान। तो ये गतिविधि है कि इसमें जो तरीका बताया गया है कि एक विद्यार्थी को 4-5 छोटे समूह में बिठा दें, फिर हर समूह को एक पेज दें, एक बच्चा अपने आस चीजों का नाम लिखे जो सांस नहीं लेते, दूसरा बच्चा या दूसरा ग्रुप जो सांस लेते हैं पर घूम फिर नहीं सकते और हमारे कहने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तीसरा जो सांस लेते हैं हमारे प्रभाव है परंतु उन्हें समझना समझाना नहीं होता, चौथा बच्चा जो सांस लेते हैं हमारे कहने पर उनका प्रभाव पड़ता है और वे समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो जो की चीजें हैं उनको निर्जीव पदार्थ या पदार्थ जगत बोलते हैं, ये सब हम साइंस में पढ़े हैं, तो उनको निर्जीव बोलते हैं। दूसरी तरह की चीजें जो सांस तो लेती हैं परंतु वो घूम फिर नहीं सकते, अपने आहार के लिए वो भ्रमण नहीं करते, बल्कि जहां है वहीं पर अपने आहार को मिट्टी में जाके या हवा में जाकर के प्राप्त करते हैं, उनको पेड़ पौधे या वनस्पति जगत कहते हैं। तीसरी चीजें हैं जो कि सांस लेते हैं और अपने आहार के लिए मूव भी करते हैं। पेड़ पौधों में क्या है कि अगर उनको जहां खड़े हैं जहां पर उगे हैं वहां अगर पोषण का इंतजाम नहीं हुआ तो सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो अपने से और कोई इंतजाम नहीं कर सकते। उसी में क्या होता है, ये सांस लेते हैं और अपने आहार के लिए पानी के लिए एक जगह से जा भी सकते हैं, अपनी जगह भी बदल देते हैं। चौथी तरह की, लेकिन इनको हम समझने नहीं करते, नहीं दे सकते हैं,
लेकिन इनको हम समझा नहीं सकते कि संबंध क्या है, इनको कोई भाव निर्माण हम नहीं कर सकते। चौथी तरह की जो चीज है वो है मानव जगत, जो कि सांस भी लेती है, अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकती है, उसी जगह कर सकती है, जा भी सकती है, और समझने समझाने का काम भी अर्थात मानव जाते हैं। पशु पक्षी भी क्या है, सीमा है, वो जगह चेंज कर देता है, लेकिन मानव क्या है, जहां पर है उसी जन बना सकता है। इसमें इतनी ताकत है क्योंकि इसके पास कल से हम देखें 4 प्रकार में हम संपूर्ण प्रकृति की चीजों को बांट सकते हैं। पहला है पदार्थ जगत, दूसरा है वनस्पति जगत, तीसरा है जंतु जगत, और चौथा है मानव जगत। इस 4 प्रकार में हम देख सकते हैं। अभी इसने 2 प्रकार में बांटा है, निर्जीव और सजीव। आगे जाएंगे तो वनस्पति जगत को बॉटनी नाम से रखता है, जंतु और मानव जगत को जूलॉजी में रखता है। तो इस प्रकार से अभी विभाजन है। अभी हम यहाँ पर तो इस तरह से कि पदार्थ जगत है, जो कि है, वस्तु है, लेकिन वो सांस नहीं लेता। दूसरा उसमें सांस लेता है, परंतु वो कहीं अपने आहार के लिए कहीं और हाथ पर अपना प्रयास नहीं कर सकता, जहां है वही करेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तीसरा जीव जंतु जगत, मानव जगत। अब इसमें जब हम चर्चा करते हैं कि मानव के लिए बाकी तीनों जगत की क्या उपयोगिता है, तो हम देखेंगे मानव के लिए बाकी तीनों जगत पूरा उपयोगी है। यानी मानव को पदार्थ जगत से जो कुछ भी चाहिए वो उपलब्ध है, बिना पैसे के उपलब्ध है। पानी उपलब्ध है, मिट्टी उपलब्ध है, खनिज उपलब्ध है, तेल उपलब्ध है, ये सारी चीजें देखेंगे तो उपलब्ध है। मिट्टी, चूना पत्थर, ठीक है, मार्बल, सारी चीजें जो हम घर में अपने उपयोग कर रहे हैं, लोहा है, सारी चीजें हमको उपलब्ध है। जंतु जगत को सर ये देखेंगे लेके तो जंतु जगत से भी मानव को। सर यूट्यूब पर एक क्वेश्चन आ रहा है मुकेश कुमार जी का कि सर ये मानव या मानव जगत जी। का मतलब क्या होता है? हाँ, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन किंगडम, मतलब हाँ जो जी, किंगडम मुकेश हम सर कह ने रहे हैं पूछा है ना, क्वेश्चन। मटेरियल किंगडम। जी, मटेरियल किंगडम, और ये अपना जो है प्लांट किंगडम, किंगडम, वैसे ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन किंगडम का मतलब मानव और मानव की जो परंपरा धरती पे है वो एक ही है। मानव मानव की जो परंपरा है वो एक ही है कि हर मानव कर्म कर सकता है और कल्पना कर सकता है, एक ही प्रकार का है सारी धरती पे, उसी को मानव जगत कह रहे हैं। मानव है, परिवार है, समाज है, ये सब कुछ जो है मानव के द्वारा जो कुछ का निर्माण है, इसको मानव जगत हम कह रहे हैं। तो हाँ जी मानव सर। जगत के लिए अगर पदार्थ जगत को हम देखते हैं तो ये जंतु जगत के लिए, मानव जगत के लिए और वनस्पति, तीनों उपयोगी है। तीनों को जो भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए पदार्थ जगत से, वो स्वतः ही है। उसके लिए कोई टैक्स नहीं लेता, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करता। चार्ज करने भी मानव आता है, जगत कुछ चार्ज नहीं करता किसी चीज का, हर चीजें उसके लिए पूरकता में उपलब्ध है। जैसे वनस्पति जगत के लिए हवा, पानी, मिट्टी उपलब्ध है, जंतु जगत हवा, पानी उपलब्ध है, मानव के लिए हवा, पानी, मिट्टी, कार के लिए लोहा, चश्मे, कांच, घर के लिए ईंट, मतलब मिट्टी से पका हुआ ईंट, मिट्टी उपलब्ध है, उसको पका के ईंट बना दिया, आग, ये सारी हम देखें तो मानव जगत के पदार्थ जगत के द्वारा स्वतः ही उपलब्ध है। ऐसे ही हम वनस्पति जगत को देखते हैं तो वनस्पति जगत से जो पदार्थ जगत को चाहिए वो उपलब्ध है, वनस्पति जगत से जो मानव जगत को चाहिए वो उपलब्ध है, वनस्पति जगत के लिए जंतु जगत को चाहिए वो उपलब्ध है। इससे वनस्पति जगत से पदार्थ जगत को क्या चाहिए, तो पदार्थ जो है अपने को उर्वर बनाना चाहता है, मिट्टी अपने को उर्वर बनाना चाहती है, वनस्पतियां जो है वो जो है हवा से बहुत सारी चीजों को लेती हैं और जड़ के द्वारा मिट्टी को छोड़ देती है। खुद जब सड़ती गलती है तो उसको उर्वर बना देती है, उसको उर्वर बना देती है। तो इस तरह से हम देखेंगे पदार्थ जगत को समृद्ध करती है वनस्पति जगत। जंतु जगत को देखेंगे तो बहुत सारे जंतु जो है वनस्पतियों को ही खाते हैं, तो इसके लिए भी उपलब्ध है। मानव जगत देखेंगे तो मानव जगत में वनस्पतियां जो है वो उपलब्ध है मानव के खाने के लिए भी, और पेड़ पौधे भी उपलब्ध है कि वो गिर जाए, सूख जाए, उनसे फर्नीचर भी बना लीजिए, इसके लिए भी उपलब्ध हमको दिखती है। अर्थात वनस्पति जगत के अवशेषों से मिट्टी उपजाऊ बनती है, शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन मिलता है, जंतु जगत और मानव के लिए ऑक्सीजन मिलता है,
मानव के लिए भोजन, कुर्सी, मेज, दरवाजे की लकड़ी, कपड़ों के लिए कपास, ये सब हमको वनस्पति से उपलब्ध होता है। ऐसे ही जंतु जगत देखेंगे तो ये तीनों अवस्थाओं के लिए पूरक उपयोगी है। तो जंतु जगत से जो पदार्थ को चाहिए वो उपलब्ध है, यानी इनका भी जो मलमूत्र है वो पदार्थ को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वनस्पति जगत जैसे आप देखें, एक पत्ता अगर गिरता है पेड़ से करके तो उसको सड़ के खाद बनने में बहुत टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी पत्ते जंतु ने खा लिया है तो 24 घंटे में ही उसको खाद बनाने की प्रक्रिया में ला देता है। इस प्रकार से उपयोगी सिद्ध है पदार्थ जगत के लिए। वनस्पति जगत के लिए जंतु जगत उपयोगी है, क्योंकि वनस्पतियों के लिए उर्वर मिट्टी चाहिए, उर्वर बढ़ाने में ये कारगर है। उसी तरह से मानव के लिए जगत उपलब्ध है, उस पर सामान ढोना हो, चाहे उसका दूध उपयोग करना हो, चाहे उसका ऊन उपयोग करना हो, देखेंगे, चाहे उसका जो आहार के लिए भी बहुत सी जगहों पे उपयोग करते हैं, अपने आप ही करते हैं। तो जंतु जगत मानव के लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये तीनों जगत, ये पदार्थ जगत, वनस्पति जगत और जंतु जगत, बाकी के 3 जगत के लिए, बाकी के 3 अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। इनकी उपयोगिता हमको पहचान में भी आती है। अब आते हैं मानव के लिए। मानव क्या इन तीनों के लिए उपयोगी हो पा रहा है, पदार्थ के लिए उपयोगी हो पा रहा है? अगर हम देखेंगे तो पदार्थ पे क्या कर रहा है कि मिट्टी भी खराब हो गई, पानी भी खराब हो गया, हवा भी खराब हो, सारा कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, एल्यूमिनियम सब धरती में से निकाल लिया। धरती जो है वो बहुत सारी पकड़ने की क्षमता, उसके अंदर जो ताप पचाने की क्षमता थी, वो सब चीजें हम कम कर रहे हैं। तो पदार्थ जगत को हम के लिए मानव पूरक नहीं हो पा रहा, वनस्पति उसके लिए पूरक हो पा रहा है। तो हवा खराब करेंगे, तो हवा को खराब करेंगे तो वनस्पतियों में फर्क आएगा, मिट्टी को खराब करेंगे वनस्पतियों में फर्क आएगा, पानी को खराब करेंगे वनस्पतियों में फर्क आएगा। तो वनस्पति जगत के लिए भी हम अभी, या वनस्पतियों को हम लगा कम रहे हैं, काट ज्यादा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो वनस्पति जगत के लिए उपयोगी हो पा रहे हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क है। जंतु जगत के लिए, तो जीव जंतु है, उनके लिए हम उपयोगी हो पा रहे हैं। इतने सारे रेडिएशन, इतने प्रकार के वाइब्रेशन, इतने तरह के साउंड, बहुत सारी जंतु जगत तो एक्सटिंक्ट हो गई, गायब भी हो गई, और बहुत सारी संकट में पड़ गई। तो हम उपयोगी हो पा रहे हैं कि उनके आहार की वस्तुओं में हमने, क्योंकि वनस्पति जगत और पदार्थ जगत के साथ इतना खिलवाड़ किया, आहार की वस्तुओं को हमने बिगाड़ दिया, जिससे बहुत सारे जंतु जगत को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो मानव जो है वो पदार्थ के लिए, वनस्पति के लिए, जंतु के लिए अभी तक ठीक प्रकार से उपयोगी नहीं हो पाया है। इसका उपयोगी होना अभी से। तो ये जो चर्चा हुई थी, ये चर्चा क्यों जोड़ा गया, इस चर्चा को क्यों जोड़ा गया? जो हम ये कहानी सुने माँ का चश्मा, उसमें जो हम मानव के लिए आभारी हो रहे हैं, जो मानव के बारे में आदर भाव आ रहा है, उसी प्रकार से क्या प्रकृति की जो 3 अवस्थाएं हैं वो सब हमारे लिए पूरक है। अगर उनको हम ध्यान रखें तो हम उनके प्रति भी आभारी हो। उनके आभार होने का अलग है, उनके प्रति आभारी होने का मतलब ये है कि उनको नियम के अनुसार बने रहने दिया जाए, जैसे हैं वैसे उनको बने रहने दिया जाए, उनको समृद्ध किया जाए, ये हम कर सकते हैं। यही उनके साथ आभारी होने का तरीका है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं एक दूसरे के लिए भी पूरक है, मानव के लिए पूरक है। लेकिन मानव जगत जो है, या मानव अवस्था जो है, ये बाकी अवस्थाएं तो इसके लिए है, लेकिन अभी ये बाकी अवस्थाओं के लिए पूरक होना सिद्ध नहीं हो पाया है। शिक्षा विधि से, संस्कार विधि से, इस तरह के पाठ्यक्रम पे चर्चा करने से मानव के पूरक होने की संभावना प्रकृति के प्रति हो सकती है। जी बताइए। सर ये हर्ष जी का एक क्वेश्चन है। हर्ष बेटा खुद को अनम्यूट करो और आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, जैसे आपने फर्स्ट डे हमें बताया था ना कि गुड और बैड लोगों का इवोल्यूशन कैसे किया जाता है, तो उस पे मेरा एक क्वेश्चन है
कि जैसे बहुत सारे लोग ये जी मानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जिसने अपना पहले दिन ही प्रभाव अच्छा जमा दिया तो वो जो है हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो सर इस तरीके से इवोल्यूशन बहुत जगहों पे हमने होते देखा है, स्कूल में भी होता है ऐसा मोस्टली। तो सर इस तरीके का इवोल्यूशन सही है या नहीं? जी, बढ़िया है। हमें एज ए फर्स्ट टीचर ऐसा। इम्प्रेशन जो होता है, बिल्कुल, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ये बात तो कही जाती है, लेकिन इम्प्रेशन क्या होगा? अगर मैं मानव के साथ जी रहा हूँ, मानव के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा? मैं मानव के लिए पूरक हो पा रहा हूँ, यही मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, यही लास्ट भी होगा। इससे ही मेरी स्वीकार्यता होगी, इससे ही मेरी उपयोगिता सिद्ध होगी। अगर प्रकृति के बारे में हम बात करें तो प्रकृति के लिए भी मैं कैसे पूरक हो पाता हूँ, यही मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अभी क्या होता है? रूप पद धन को लेकर होता है। मैं भाव जमा दिया रूप को लेके, पद धन को लेके, बल को लेकर के, और फिर लोगों को मेरे बारे में कोई धारणा बन गई। तो मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो कैसा होगा? कि मैं मानव के लिए उपयोगी और पूरक हूँ, यही फर्स्ट इम्प्रेशन है, और यही लास्ट भी चाहिए। मानव की उपयोगिता ही यही है कि वो मानव के लिए पूरक है। मानव की उपयोगिता ही यही है कि वो प्रकृति के लिए भी पूरक है। मानव के साथ, मनुष्य के साथ संतुलन पूर्वक जी पाता है, अर्थात न्याय पूर्वक जी पाता है, अर्थात मूल्यों का निर्वाह करते हुए सुख खुशी की जो संभावना है बनाए रखते हुए आता है, अर्थात मैं किसी को मेरे तरफ से दुखी नहीं करता हूँ। अपने किसी कारण से कोई दुखी है वो अलग बात है, लेकिन मेरे तरफ से मैं कोई ऐसा प्रयास नहीं करता हूँ कोई मानो तो मैं प्रकृति में कोई नुकसान पहुंचाने का अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं करता हूँ। यही मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है, यही मेरा लास्ट इम्प्रेशन है, यही मेरा ताउम्र इम्प्रेशन चलेगा। बाकी वाला इम्प्रेशन चलेगा नहीं। समय के बाद आपने जो फर्स्ट इम्प्रेशन डाला है, उस फर्स्ट इम्प्रेशन से आप खुद ही कुंठित हो जाओगे, खुद ही दब जाओगे, खुद ही पीड़ित हो पाओगे। अगर ये वाला इंप्रेशन हमारा है कि मैं मानव के साथ और प्रकृति के साथ संतुलन पूरा हूँ, यही इंप्रेशन चलेगा, दूसरा कोई इंप्रेशन नहीं चलेगा। मैं कैसे समझदार जिम्मेदार हो पाऊं कि मैं इसी इंप्रेशन के साथ जीऊं? जी हर्ष, बताइए। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये YouTube से मुकेश जी कह रहे हैं कि आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि मानव जगत से क्या अभिप्राय है, कि मानव जगत क्या होता है। मानव और मानव से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं मानव जगत में आती हैं। जैसे मैं मानव हूँ, मैं एक परिवार में जीता हूँ, मैं एक समाज में व्यवहार करता हूँ, मैं जो है सरकार बनाने में भूमिका अदा करता हूँ। वो सरकार की एक नौकरी है, वो नौकरी को मैं करता हूँ। ठीक है, मैं अपने साथी सहयोगियों के साथ कोई उत्पन्न करता हूँ, कोई फैक्ट्री लगाता हूँ, कोई कंपनी चलाता हूँ। तो जो भी मानव और मानव से जुड़े हुए जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब मानव जगत के अंतर्गत आती हैं। अर्थात मानव स्वयं, परिवार, समाज और मानव के द्वारा जो व्यवस्था है, सरकार है, पुलिस है, सेना है, अस्पताल है, कंपनी है, ये सारी चीजें मानव जगत में आती हैं। वी होप मुकेश जी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सर ये YouTube से आशुतोष सर हैं, रुचि मैम है, वो कह रही हैं कि जब ये पेंडेमिक टाइम है तो हम हर जगह से ही नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड हो गई है। तो इस वर्कशॉप से हमें बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है, तो हमें काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू आशुतोष सर और बिल्कुल रुचि मैम। और अभी सर के सेशन आएंगे, बिल्कुल। अभी हमारी 2 दिन और ये इस वर्कशॉप चलेगी और सर से हम जुड़े रहेंगे। जितनी ज्यादा सूचनाओं का प्रवाह हमारे तक आ रहा है, उसमें से बहुत सारी सूचनाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे तक आ रहा है और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। इस पूरे पेंडेमिक में करना क्या है? अपनी सुरक्षा करनी है, अपनों और बाकी लोगों का भी सुरक्षा करना, इतनी ही बात है। अगर अस्वस्थ हो गए हैं तो भी उसका इलाज करना है, या अपने इलाज संभव नहीं है, मतलब डॉक्टर्स के साथ बातचीत करके इलाज तुरंत शुरू करना है। अभी तो
ये भी कह रहे हैं, मेडिकल जगत कह रहा है कि आपके अंदर सिम्टम आए, आप डॉक्टर से बात करके ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, चेकअप बाद में कराइएगा। तो तुरंत इमीडिएट इलाज शुरू करना। अगर उसके बाद स्थितियां बिगड़ती हॉस्पिटल में, उसके बाद स्थितियां और बिगड़ती हैं, तो अभी भी डेथ रेट तो 2% ही है, लेकिन हम वही जांच देती है टीवी में, इसमें उसमें, सोशल मीडिया में, जो कम हो रहा है बर्डन हो रहा है, जो ज्यादा हो रहा है उसका कम बर्डन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के हम सूचनाओं का प्रवाह इतना ज्यादा अपने में ले रहे हैं, इतना ज्यादा हम सूचनाएं ले रहे हैं कि उससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है। उन सूचनाओं को लेना है कि नहीं लेना, ये हम कर सकते हैं। हम बहुत सूचनाओं को लेकर के भी क्या करेंगे? हाँ, जिनकी मदद कर सकते हैं उतने सूचना से हमारा काम चल जाएगा। जिनकी मदद हो सकती है हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सुविधा है, हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा है, हमारा कोई हॉस्पिटल में संपर्क है, हमारे पास कोई मेडिकल के परिचित लोग हैं जो इसकी सुइयां दवाइयां दे सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध है, वो हम संपर्क करके कोऑर्डिनेट करके वो कर सकते हैं। उसको दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन जो नेगेटिव समाचार सुनते रहना, उससे तो हम बच सकते हैं चाहे तो, वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल सर, हर बिल्कुल। बुरा समय और जहां तक बीतता है। मुझे लगता है सर, हर हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल सर, हर फेज गुजर जाता है सर। सर इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न था कोरोना से लेकर। जैसे हम सभी देख रहे हैं इस समय देश बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, और लॉकडाउन के चलते ही हमारी हैप्पीनेस क्लासेस हो रही हैं, ये सेशन हो रहे हैं। तो सर इस समय जैसे मीडिया से भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि अपने स्तर पे हम जो अफवाहें चल रही हैं, या फिर जो मीडिया नहीं कर रहा है, जो कि नकारात्मकता फैला रहा है इस समय, तो हम अपने स्तर पे हम पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते कोरोना पे चर्चा करके, या फिर इससे जुड़ी जो अफवाहें हैं उनको दूर करके, या फिर जो ये हमारे घरेलू उपचार हैं जिनको हमें नहीं पता, वो बुजुर्गों को पता रहते हैं कई सारे ऐसे उपचार, उन सब पे डिस्कस हो। तो सर इस समय सर मैं समझता हूँ कि ये सब भी इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जैसे जितना हमारे हैप्पीनेस के करिकुलम चल रहे हैं। तो इस समय कोरोना पे चर्चा से हमें बचना नहीं चाहिए सर, और इस पे चर्चा होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो सर आप बताएं कि क्या होना चाहिए। हाँ, नहीं, चर्चा तो होना चाहिए। वो तो चर्चा की बात तो ठीक ही है, क्योंकि हर घर में लोग बीमार हैं, तो चर्चा तो। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, उन आंकड़ों को लेकर के हम इतना ज्यादा तनाव में आते हैं। जो सूचनाएं चैनल से आती हैं, अन्य जगहों से आती हैं, उन सूचनाओं को सुन करके हम बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो बीमारी उतना सीवियर नहीं होती, लेकिन बीमारी जैसे उनको पता चलता है मुझे बीमारी हो गई है, तो उसको सुन सीवियर हो जाते हैं। ये सब इन सूचनाओं के प्रवाह का रीजन है। ऐसा नहीं है, सीवियर तो होंगे, बहुत सारे शरीर की इम्यूनिटी कम है, या कोई और दिक्कत है, कोई और बीमारी है, उसके कारण सीवियर लोग होंगे। लेकिन बहुत लोग तो केवल ये सुन करके कि मुझे बीमारी हो गई सीवियर हो जा रहे हैं। ये जो सूचनाओं का प्रवाह है, इनको हम अपने में कम रखते हैं। चर्चा तो कर सकते हैं हम। अभी मैंने कहा कि मैं जो कर सकता हूँ उसमें मैं किसी का सहयोग कर सकता हूँ, होना चाहिए। हमें कोई डॉक्टर पता है तो बताना चाहिए, हमें कोई हमारे मित्र है मेडिकल लाइन में, उनके द्वारा मिल सकती है, करना चाहिए। तो जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा कर सकते रहना चाहिए। बीमारी से अवेयर तो रहना ही पड़ेगा कि हमको पहली तो सुरक्षा ये है कि हम बच जाएं। दूसरी सुरक्षा ये है कि अगर हो गया है तो फिर इससे कैसे हम निकल जाएं, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट लें, कैसे हम खुद की काउंसलिंग करें, कैसे मेरी कोई काउंसलिंग करे, या मैं दूसरों की कैसे काउंसलिंग करूं। क्योंकि काउंसलिंग इसमें बहुत बड़ा हथियार है। इस बीमारी से निपटने में काउंसलिंग बहुत ही बड़ा हथियार है, केवल दवाओं से नहीं होता। जी सर होना तो चाहिए, बिल्कुल। बट होना चाहिए सर, हो नहीं रहा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी हो इस समय जिससे पॉजिटिविटी हम अपने स्तर पे फैला पाए। मान लीजिए चलिए मीडिया नहीं कर रही है, वो ज्यादा खबरें आजकल ऐसी ही हैं जो नकारात्मक नेगेटिविटी फैला रही हैं, बट हमें अपने स्तर पे सर मैं ऐसा अभी मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और हो ऐसा। ये हम क्योंकि अपने सर अपने स्तर से मेरे शुरू सुनने कर में कुछ सकते हैं, ऐसी अफवाहें, जैसा हमको लग सकता है। हाँ क्योंकि सर ऐसी न्यूज़ेस आई हैं मेरे सुनने में कि उसको पता चला कि वो एक व्यक्ति है कि वो पॉजिटिव है, और उसने मतलब और ना फैला है वो अपने घर में, उसको किसी को ना हो, उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो ऐसे ऐसे कई न्यूज़ेस वो मीडिया के थ्रू ही हमें मिल रहे हैं। तो सर ये बहुत ही ज़्यादा
ऐसी न्यूज़ क्यों नहीं मतलब आ रही हैं कि वो बंदा एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था और वो ठीक हो गया? ऐसी भी न्यूज़ आनी चाहिए कि ज्यादातर उससे पॉजिटिविटी फैले। क्रिटिकल लोग ठीक है, 98-97% तो ठीक ही हो रहे हैं। उसमें से लगभग सर ये नहीं 10-20% पता है क्रिटिकल लोग ठीक हो रहे हैं। मेरे ही परिवार में मेरे चाचा जी बहुत ही क्रिटिकल थे, लेकिन 30-35 हॉस्पिटल के बाद बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो ऐसा बहुत जगहों पे हो रहा है, लोग क्रिटिकल हैं और ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन ये चूंकि जो प्रचलन है मीडिया का किसी चीज को बहुत ज्यादा एक तरह से एकदम रोमांचक बनाना, एकदम से बिल्कुल मतलब जो भी उसको आप भाषा दे सके कि बिल्कुल ट्रेजिडी दिखाना ज्यादातर, कि एकदम लोगों का ध्यान उसमें चला जाए, तो ये प्रचलन हो गया है। ये प्रचलन हम सभी शिक्षा विधि से जब ऐसी शिक्षा से निकल के और ऐसे मीडिया लाइन में जाएंगे तो धीरे धीरे आगे चल करके हो सकता है सब ना आए। लेकिन अभी मीडिया हाउसेस को तो वही लगता है जिसमें वो कुछ खराब सीन दिखा सके और लोगों को जो है वो एक रोमांच में ला सके। तो ये तो हम अब आप उसमें मौज हमारी है, कुछ उस न्यूज को हम चाहें तो। एक्सक्यूज मी सर, मीडिया को ना इस टाइम जो है डेथ रेट ना बताकर ये बताना चाहिए कि कितने केसेस जो है ठीक भी हो रहे हैं, और पॉजिटिविटी रेट बताना चाहिए, और साथ ही ये भी बताना चाहिए कि कहाँ पे हॉस्पिटल खाली है, कहाँ पर बेड सुविधा उपलब्ध है, कहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। ये सब उन्हें बताना चाहिए जिससे लोगों में एक पॉजिटिविटी आए कि हाँ यहाँ पर हम जा सकते हैं, वहां पर इलाज करवा सकते हैं। पर इनको ना बताते हुए वो आंकड़े दे रहे हैं, बस इतनी डेथ रेट है, इतना ये है। बिल्कुल। बेटा तो ये जो है ये सारी चीजें हमारे अपने सुझाव हैं। ये सुझाव अगर हम पहुंचा पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम टीवी का चैनल बंद कर दें। वो तो अपने हाथ में है ना, स्विच बंद कर दें। जो अपने हाथ में है वो हम कर सकते हैं। जी बढ़िया, मुझे लगता है समय हो गया है। जी समय जी हो गया है आज। जी। तो आज हमारा ये 5वां दिन जो हैप्पीनेस करिकुलम की हमने चर्चाएं की, उसके 5वें दिन का ये समापन है। और इस समापन के अवसर पर मैं सबसे पहले अपनी जो कृतज्ञता है, अपने छात्रों की तरफ से जो कृतज्ञता है, अपने विद्यार्थियों की तरफ से जो कृतज्ञता है, वो इस हैप्पीनेस करिकुलम का जो कोर है, एसेंस है, जहाँ से लिया गया, उसके जो प्रणेता है आदरणीय नागराज जी, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। उसके साथ साथ इस सोच को जो आज केवल हम लोगों की पूरे विश्व की जो आवश्यकता है उसको मूर्त रूप देने के आपकी लिए आवाज जो है बहुत कट रही है भैया। जो आज के समय की विश्व की जो आवश्यकता है, जरूरत है, ये हैप्पीनेस को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी, उनके प्रति कृतज्ञता। उसके साथ साथ हमारे विभाग के सर्वे सर्वा डायरेक्टर सर, यूनियन डायरेक्टर सर, हमारे अपनी डाइट के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश जी और बाकी डाइट फैकल्टी की तरफ से मैं आपका चरण भैया बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने ये समय जो है हम लोगों को दिया, और इस समय पर जिस समय पर हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत मानसिक रूप से सशक्त और सुदृढ़ होने की है, उस समय पर आपने ये चर्चाएं हम लोगों के साथ की, और ये आशा और अपेक्षा के साथ कि 2 दिन और हमारी ये चर्चाएं आपके साथ और बेहतर तरीके से चलेंगी। मैं अपने सभी प्रतिभागियों, जो प्रतिभागी हमारे इस मंच के माध्यम से जुड़े हैं, और साथ ही साथ जो प्रतिभागी